बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राहे साकिब है। नाज़रीन, आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पानी और सादा रोटी तक महदूद कर दी गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि इसमें अगर रोटी भी बाइज़्ज़त तरीके से किसी को मिल जाए तो समझिए कि बस जान बची सो लाखों पाए। बट एट दिस मोमेंट लगता यह है कि सादा रोटी जिसको पानी के साथ खाना था वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता जा रहा है लाहौर के रिहायशियों के लिए, पंजाब के रिहायशियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। कहानी कुछ इस किस्म की है नाजरीन कि एक दिन के अंदर 50 रुपये रेट बढ़ता है थैले का 20 किलो आटे का, उसके अगले दिन फिर 100 रुपये रेट बढ़ता है और आज आटे का थैला जो 20 किलो का है वो 2750 रुपये पे जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। 700 रुपये फी मन कीमत बढ़ी है ओपन मार्केट में गंदम की। एट दिस मोमेंट जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, गंदम की कीमत 4700 रुपये फी मन के करीब है इस टाइम पे। फ़ी किलो आटा 137 रुपये में बिकने लगा है। मैं अभी जब शो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगे थे तो मैं, हमारे बड़े भाई हैं अशरफ मेहताब साहब मेरे से स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं अशरफ भाई से पूछ रहा था कि जी एक कितनी ग्राम की एक रोटी बनती है। हम कैलकुलेट कर रहे थे कि तंदूरों के ऊपर जो रोटी बिकती है उनको कैसे वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। तो वो अगर आप हिसाब किताब करेंगे तो आप खुद चकरा के रह जाएंगे कि 137 रुपये किलो अगर आप फ़ी किलो आटा लेंगे तो किस तरह ये तंदूर वाले बेचेंगे। अगर आप घर में रोटी बनाते हैं 150-200 ग्राम की एक रोटी पड़ेगी तो आपको घर में भी ये रोटी 30 रुपये के करीब जाके पड़ेगी एक रोटी। पता नहीं कैसे सर्वाइव करना है, पता नहीं कैसे आए दिन इसहाक डार साहब ट्वीट कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कैसे वो कौन से स्टैट्स हैं जिनके सर के ऊपर, जिनकी बुनियाद को बनाकर कह देते हैं जी महंगाई में 10% कमी आई है जी, 28 समथिंग पे आ गई महंगाई पिछले महीने के अंदर। मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि मैं तो महंगाई कैलकुलेट ये करूँगा कि मेरे घर में जो सब्ज़ी आई, मेरे घर में जो अंडे आए, मेरे घर में जो ब्रेड आई, मेरे घर में जो रोटी के लिए आटा आया, मुझे वो कहाँ पे मिला है, उसमें किसी चीज़ में कमी नहीं आ रही कहीं पे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साथ इसलिए ज़रूर कहिए कि डॉलर में कमी आ रही है और वो पता नहीं कहाँ पे कमी आ रही है। ओपन मार्केट में तो अभी भी नहीं मिल रहा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फ़ीसें जमा करवानी है बाहर पढ़ने जाने के लिए, उन्होंने रब्ता किया और मुझे उन्होंने बताया कि जी डॉलर मिल ही नहीं रहा। तो पता नहीं कैसे ये कह रहे हैं जी 275 पे आ गया, इंटर बैंक ही आ गया, वो आ गया। एनीवेज शो का आगाज़ करते हैं कि मुहर्रिकात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं कि आटा एट वंस यूँ फिर एक दफ़ा क्यों प्राइस बढ़ रही है। अशरफ मेहताब साहब हैं, चीफ रिपोर्टर हैं हमारे लाहौर रन के, मेरे से स्टूडियो में मौजूद हैं। चौधरी इफ्तिखार अहमद भट्टू साहब हैं, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, स्काइप पे मुझे ज्वाइन करेंगे। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जो ज़रब तकसीम आप और मैं दे रहे थे ना, मैं अभी तक ज़हन में वही ज़रब तकसीम में दे रहा हूँ कि रोटी की में कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी। तंदूरों को तो छोड़िए, घर में कैसे रोटी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो पिछले कोई 1.5-2 साल ज़्यादा नहीं पीछे जाए जी, तो आटा जो मिलता था उस वक्त सब्सिडाइज आटा था, तकरीबन 680 रुपये का था थैला। सब्सिडाइज जो गवर्नमेंट देती थी 20 किलो का आटा जो था, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लें और अब जो उसको कैलकुलेट कर लेंगे जो आप अभी बता रहे हैं कि 250 रुपये का थैला हो गया। अब इसके अंदर मार्जिन देखें कितना ज़्यादा बर्डन पड़ा है एक आम आदमी मजदूर पे। 4 गुना कीमत बढ़ी, 4 गुना से भी ज़्यादा, 4 गुना से भी ज़्यादा कीमत बढ़ गई। लेकिन मजदूर की, आम आदमी की, मिडिल क्लास आदमी की क्या इतनी आमदन बढ़ गई है? अगर इन्होंने सैलरी भी बढ़ाई है सरकारी मुलाजमीन की तो उसके ऊपर भी पंजाब में कटर लगा दिया, जो सबसे अहम काट कूट के वहीं पे कहानी आ रही है। नहीं, उनको देंगे वो पुरानी, जब वो भर्ती हुए थे उस रनिंग बेसिक, उस बेसिक पे मिलेगी। तो जो इस वक्त रनिंग बेसिक पे है, उनकी रनिंग बेसिक पे है, तो वो तो रह जाएगी 10%। तो 30% को भी वो 10-15% पे ले जाएंगे। ठीक है। और जो पेंशनर थे उनके साथ जो इन्होंने हाल किया कि 5% पेंशन, मुझे बताएं खुदा का खौफ इनको करना चाहिए। ये अंग्रेज ने जो कानून बनाया बेवकूफ़ नहीं था, उसको पता है कि 60 साल के बाद बंदा इस काबिल नहीं रहता कमाने के, उसको कितनी सारी बीमारियां लग जाती हैं, सेहत उसकी जवाब दे जाती है, तो कमाने के काबिल नहीं रहता। लिहाजा उसकी इतनी मदद करो कि कम से कम किसी आगे हाथ ना फैला सके, चाहे वो बेटे हो कोई भी हो, जो अपने हाथ से जो अपनी वो मेहनत का आपको पता रिज़्क आ रहा होता है, उसका ही मजा है लेने से। बंदा एक तो शर्मसार होता है, सेकंडली कितनी बार वो तरला मिल करे। लेकिन हम ये चाहते हैं ना, हमारे मुल्क का निज़ाम है कि शहबाज शरीफ की फोटो लगी हो बड़ी सारी, उस लाइन में लगे हुए बाबा जी आटा इकट्ठा करें, तो वो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट वांट्स। लेकिन वो उसमें भी मौत मिली है लोगों को। हाँ। मुफ्त आटा, दूसरे लफ्ज़ों में मुफ्त मौत में वो बांटा गया है। ऐसा ही है। कितने सारे लोग बेचारे जो हैं वो जो रिपोर्ट अंदाजा लगाए कितनी अजियतनाक मौत है कि पाँव थले रोंद के सिर्फ एक रोटी के लिए, 2 रोटियों के लिए, रोटी के लिए। तो ये हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे। अब ये सुना जा रहा है कि अब ये दोबारा जो सस्ता आटा स्कीम आएगी उसके अंदर ये फिर इस तरह आटा नहीं बांटेंगे। ये जो उनको पास डाटा आ चुका है ना उसी आटे के हवाले से, जो लोगों ने जाके लिया या बाद में लिया उसमें ऐड हुए, तो उनके अकाउंट्स में बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की तरह वो पैसे डाल देंगे 3000, 3500।
तो चले ये को अच्छा हो जाएगा, कुछ कि बेहतरी आ जाएगी सिस्टम। उसके घर में चला जाएगा, बाजार से खरीद ले, इज्जत से जाके ले ले, मतलब लाइन में लग के, चाहे वो गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास हो, वो सेल्फ वो रिस्पेक्ट एक, हाँ, वो खत्म हो जाती है। तो अब ये आटा जो आप इस वक्त कह रहे हैं, ये तंदूरों के ऊपर वायबल नहीं है रोटी। 30 रुपए की रोटी 20 की बेच रहे हैं, वो क्यों नहीं है? वो उनको कहाँ से वो उनको मार्जिन मिलता है या फायदा होता है? वो साथ जो बेचते हैं आपकी जो रोटी है, दूसरी खमीरी रोटी, नान। रोटी है, नान है या बाकी मसनूआत है, उसमें से वो मार्जिन ज़्यादा कमा लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक मजबूरी है उनकी के साथ ये भी। और वो भी बेशतर तनूरों वाले जिनके तो है ना होटल, वहाँ तो वो रोटी लगती है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर ही मार्जिन कर लेना है, आपने सालन महंगा बेच लेना है, रोटी थोड़ी बैलेंस कर लेना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे होटल नहीं है, अलहदा से तंदूर है, वहाँ जाए आपको बहुत कम रोटी मिलेगी। आप जाए कुछ चंद वो मेरा ख्याल में एक आधी बोरी वो आटे में वो रोटी बनाएंगे, बाकी सारी वो खमीरी रोटी बेचते हैं और उसमें उनको मार्जिन मिलता है। उसी पेड़ा जो उस वक्त बनता है ना, इसका नान का पेड़ा, वो रोटी जो खमीरी है उसका वो एक ही होता है। नान ले ले चाहे वो ले ले, इसलिए उसकी एक कीमत है। तो वो उनको वारे में या बाकी जो मसनूआत बेचते हैं उसमें कीमे वाला नान है, आलू वाला नान है, चीज़ वाला नान है और बहुत सी इस तरह से मसनूआत है, उनमें से वो मार्जिन उनका। मट साहब से पूछते हैं वजह क्या बनी। मट साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? क्या हाल है, आप ठीक हैं? बताओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार भी क्या वजह बनी कि एडवांस फिर आटे ने यूं फ्लाइट पकड़ ली, क्या वजह बनी? ईद उल अजहा के बाद जो है तकरीबन 500 रुपया मन गंदम जो तेज हुई है, जिसकी वजह से 250 रुपया फी थैला प्राइसेस बढ़ गई हैं। इसकी वजूहत जो है वो यही है कि जब बाइंग टाइम था तो फ्लोर मिलों के गेट के सामने से और फ्लोर मिलों की ही गाड़ियों को पकड़कर परचेज डाल ली गई, फ्लोर मिलों को परचेज नहीं करवाई गई। पिछले एक दहाइयों में भी चले जाएं, हिस्ट्री में चले जाएं, तो फ्लोर मिल्स के पास तकरीबन 18 से 20 लाख टन गंदम मौजूद होती है आफ्टर गवर्नमेंट की बाइंग के बाद। इस वक्त हम सिर्फ 6 से 7 लाख टन पे खड़े हुए हैं। फ्लोर मिलों के पास गंदम नहीं, महकमा खुराक की पॉलिसी की गलत पॉलिसी की वजह से जो गंदम है होल्डर्स के पास चली गई है। होल्डर्स जो है वो उतनी गंदम निकलवा रहे हैं जिससे वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। तो ये जो है, ये मैं समझता हूँ कि गलत पॉलिसी थी फूड डिपार्टमेंट की, जिन्होंने फ्लोर मिलों को बाइंग से बाहर रखा। और आज हमारी अवाम होल्डर्स के पड़ी हुई है कि जो रेट निकालना है होल्डर्स ने निकालना है। ये प्राइसें तो ऊपर जा रही हैं और आइंदा भी ऊपर जाएंगी जब तक कोई सीरियस एक्शन ना लिया गया। आप फ्लोर मिलर स्टेक होल्डर हैं पंजाब गवर्नमेंट, और ये बैठे गवर्नमेंट इसको बिठाए तो कोई ना कोई हल तो निकल सकता है। हमने तो वक्तन फक्तन हम तजवीजें देते रहते हैं, लेकिन ये है कि फिर बाज़ औक़ात उन पर अमल होता है, बाज़ औक़ात अमल नहीं होता। अच्छा इफ्तिखार भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन इस टाइम पे क्या है? जो अभी आप लोग क्रशिंग कर रहे हैं, जो अभी आटा बन रहा है, आप लोग डायरेक्टली गंदम मार्केट से, ओपन मार्केट से लेकर रहे हैं या कोटा सिस्टम चल रहा है अभी? नहीं, कोटा सिस्टम फूड डिपार्टमेंट ने अब फिलहाल तो रिलीजेस शुरू नहीं की। इस वक्त तकरीबन 40 लाख टन गंदम फूड डिपार्टमेंट के पास महफूज पड़ी हुई है। इस वक्त हम डिपेंड कर रहे हैं ओपन मार्केट को। ओपन मार्केट से वीट हमें होल्डर्स उतनी प्रोवाइड करते हैं जितनी हमारी जरूरत होती है, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेके मैक्सिमम प्राइस पे ही दे रहे हैं। तो इस वक्त तो हम उन्हीं के रहमो करम पे हैं। तो जरा रुक जाए, यहाँ पे हमें आसान जरा समझाने दें मुझे आसानी से। आपने डायरेक्टली ओपन मार्केट से उठाई, जिस रेट पे मिलेगी ऑब्वियसली आप उस पे अपना एक्सपेंस डाल के उसी रेट पे आटा फिर आगे देंगे। होल्डर्स के पास चली गई है, वो अपने मनमाने रेटों पर हमें गंदम फरोख्त कर। उसके बाद मतलब आटे का रेट भी आपने डिसाइड करना है, मिलर डिसाइड करेगा उसके बाद? देखिए ना, गंदम ने डिसाइड करना है। जब गंदम की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो रॉ मटेरियल जब ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली आपको आटा महंगा, वीट प्रोडक्ट सारी महंगी मिलेंगी। इफ्तिखार भी इसका तो मतलब ये वक्त चले, मेरे पास रुक जाएंगे, जरा रुक जाएंगे, मेरे पास गंदम पड़ी है, आप मिलर हैं, आपको गंदम चाहिए, मैं कहता हूं जी मैं इफ्तिखार साहब 5000 रुपए मन दूंगा आपको, तो आप 5000 रुपए मन खरीदेंगे। इसमें गवर्नमेंट का कहीं इंटरवेंशन नहीं है, इसमें गवर्नमेंट कहीं इन्वॉल्व नहीं होती। नहीं, हम तो देखें ना, हमने तो यही कहा था कि जब आप बाइंग कर रहे हैं तो होल्डर से बाइंग करें। हमारी जो फ्लोर मिलों की गंदम है उसको मत रोकें, उसको मिलों पर आने दें।
इन्होंने होल्डर्स की बजाय मिलर्स को फोकस रखा। आज होल्डर्स के पास गंदम है, वो मन माने रेट निकालते हैं, हम मजबूर है गंदम लेने पर। अब इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट रिलीजेस जारी करे। जब वो रिलीजेस करेगी तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा, वो गैर जरूरी प्राइस जो है वो ऊपर फिर जाने से रुक जाएगी। या फिर हमने कहा था कि हमें इंपोर्ट करने दें, 10 लाख टन गंदम हमें इंपोर्ट करने दें, हम उसको री एक्सपोर्ट भी करेंगे, उससे कौमी दायरे में भी शामिल हो जाएंगे हम, और ये मार्केट में प्राइसेस भी बैलेंस हो जाएंगी। वो अभी तक समरी पड़ी हुई है फूड सिक्योरिटी के पास, ओके इस्लामाबाद से ओके नहीं हुई। अगर वो हमें इंपोर्ट की इजाजत दे दें तो मैं समझता हूँ कि रेट बैलेंस ही रहेंगे। यानी कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन खुद से डायरेक्टली वीट इंपोर्ट करना चाहती है। हम चाहते हैं कि चूंकि पास्को या गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उनका एक तो प्रोसेस लेंथी होता है और दूसरा उनके अखराजात भी ज्यादा होते हैं। अगर वो प्राइवेट सेक्टर को हमें अगर अलाउ करें तो हम उनसे सस्ती और बर वक्त गंदम जो है वो मंगवा सकते हैं, और उससे ये होगा कि मार्केट स्टेबल हो जाएगी, जो गैर जरूरी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं वो भी रुक जाएंगी। यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ना इस वक्त है वो तकरीबन 3500 के राउंड अबाउट हमें पाकिस्तान में गंदम आ जाती है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त 4800 की पोजीशन क्रॉस कर चुकी है। और जो हम देख रहे हैं कि आने वाले 2-4 दिन में अगर इसको रोका ना गया तो ये 5000 का को टच करेगी। 5000 कहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो ऊपर जाएंगी। 5000 कहाँ पे और 3000 कहाँ पे? अगर इंपोर्ट की इजाजत दे दी जाती है तो ये 3-3.5 पे आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात आपने कही, ये होना भी चाहिए। ये जो जितनी आप हम बातें कर रहे हैं, अब तजवीज़ हम दे रहे हैं या तजावीज़ उनको भेजी उन्होंने मानी नहीं, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इसलिए फ़ायदा नहीं होगा अभी अगर वो कल असम्बली पास कर भी देते हैं तो उसको कम अज़ कम 15 से 20 दिन या 1 महीना लगेगा, और उस 1 महीने के दौरान अगर आटे का थैला जो है वो 3500 पे चला जाता है तो मुझे बताएं गरीब का उसमें। अच्छा भैया रुकिए जरा, मुझे यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे यहाँ पे जरा आप दोनों इफ्तिखार भी आप जरा सिंप्लीफाई करके बताइएगा। इसका मतलब तो ये है कि आटे की सप्लाई के अंदर अभी आजकल के अंदर गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कि आप डायरेक्टली मिलर जो है वो किसी भी स्टॉकिस्ट से गंदम उठाता है, उसको क्रश करता है, मार्केट में बेच देता है, उसको जितने मर्जी रेट पे गंदम उठाए, जितने मर्जी रेट पे आटा मार्केट में बेचे। आज मेरी सेक्रेटरी खुराक से जमान भट्टू साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर क्रैकडाउन करवाऊंगा, और जो इलीगली रखी हुई है जो क्रैकडाउन करेंगे वो दिहाड़ियां लगाएंगे। करना है इलीगली जो उन्होंने कहा मैं वो बता रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा जी जो इलीगली गंदम रखी है, क्योंकि 25 मन से ज़्यादा आप गंदम नहीं रख सकते अपनी ज़रूरत के तहत, और अगर कोई बीज के लिए रखी है कंपनी है तो उसको उसका सर्टिफिकेट या बाकी चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर उसके अलावा किसी ने रखी है तो वो कहते हैं जी सख्त क्रैकडाउन होगा, और इंशाल्लाह अगले 1-2-4 दिन में गंदम जो है मार्केट में आ जाएगी। रुक जाए फिर यहाँ पे रुक जाए, क्रैकडाउन कर लेते हैं, ये रोक लेते हैं। मैं एक बात ऐड करता हूँ कि इनका क्रैकडाउन फ्लोर मिल्क से शुरू होता है और फ्लोर मिल्क पर ही खत्म होता है। हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि होल्डर्स की तरफ अपना रुख करें, जितनी आप बाइंग कर रहे हैं होल्डर से करें, जो गंदम होल्ड कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, उन्होंने जब ये गंदम की खरीदारी हो रही थी सरकारी सतह पे तो लोग बड़े शार हैं। मैं आपको 1-2 वाकयात सुना देता हूँ। लोगों ने राइस मिलों के अंदर जो गोदाम थे उसके अंदर गंदम छुपाई हुई थी, ताकि उनको जो शक ना पड़े कि ये तो चावलों वाला गोदाम है यार, यहाँ कहाँ गंदम होगी। एक वाकया मैं कोट करता हूँ हाफिजाबाद का, आपके वो इलाके का ही है, कि वहाँ वो छापा मारने गए, उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने जो गोदाम था उसके अंदर आगे जो है फातह खानी रखी हुई थी। वो जब उनको कहा जी ये फातह खानी, वो जो बंदा था जो गया वहाँ छापा मारने, उन्होंने कहा जी क्या हुआ, उन्होंने कहा जी फौतगी हो गई है, तो 8-10 दिन के लिए इंतजार करें आप, पूरी इधर ही बिछाई हुई तो इधर ही। उसने कहा यार वो बीच में बैठा, उसने भी फातह शाह ने की, वो सारा चेक चुक किया, उसको थोड़ा सा शक पड़ा, उसने पुलिस फोर्स बुलाई, उनको उठाया, वहां से पीछे जब जाके देखा तो गोदाम बड़ा पड़ा था और गंदम से बड़ा पड़ा था वो सारा उन्होंने। और 25 लाख मन जो है ना गंदम वहां से मुख्तलिफ इलाकों से बरामद किया है। हाफिजाबाद में बड़ा नारोवाल है, गुजरांवाला है, हाफिजाबाद है, शेखुपुर है, लाहौर के गिरदनवा में, और इसके अलावा रहीम यार खां और बावलपुर साइड पे भी ये गंदम मिली है। तो इसमें लोगों का भी कसूर है, जो देखिए जो कहते हैं जी हम बड़े मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन ऐसे मौके पे आके पता चलता है कि आप कितने मुहिब्बे वतन हैं, आप कितने जो है वो कौम प्रस्त या कौम आप नेशनलाइज उसमें आते हैं, एज अ कौम आते हैं।
तो यहाँ पे हमारे जो जखीरा अंदोज हैं अशरफ भाई plus मुहब्बे जो वतन हमारे- है या नहीं वो मन नहीं पता फनकार किन्ने ने तुसी यो अंदाजा हाँ, लाओ कि इस उन्होंने पे बात बात पूरी पा देनी लिया चाहिए कि देखे यार कि उसको छुपाने के लिए आगे फातह खानी उन्होंने मैयत अगे रख ली। अल्लाह माफ करे ये अशरफ भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू। इफ्तिखार भी आपका शुक्रिया, अशरफ भाई आपका शुक्रिया। नाज़रीन अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे, इस दुआ के साथ अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे कि कल सुबह उठे तो गवर्नमेंट को भी कोई होश आए, जिस तरह अशरफ साहब बता रहे हैं कि कोई क्रैकडाउन कर रहे हैं। क्रैकडाउन के साथ वैसे मैकेनिज्म की जरूरत है। अगर आप एक तरफ मेरी जो अपनी समझ में है मैं वो आपके गोशगुजार कर रहा हूँ, अगर आप क्रैकडाउन कर लेते हैं, आप स्टॉकिस्ट से गंदम सारी उठा भी लेते हैं, तो गवर्नमेंट ने अपना कोटा तो आगाज नहीं किया, कोटे का तो क्रशिंग तो फिर भी नहीं होगी, तो आटा तो फिर मजीद महंगा होगा। कोई तरीकाकार ऐसा बनाए, कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाए कि एक रेट फिक्स कर दें कि इससे ज्यादा महंगी गंदम नहीं बिक सकती मार्केट के अंदर, उसके बाद आटे की कीमत शायद कंट्रोल होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और इसी तरह की अफसोसनाक सी स्टोरी सेहत कार्ड है। और मैं बार बार कहता हूं कि सेहत कार्ड पे मैं पहले सहाफ़ियों में था जिन्होंने उन सहाफ़ियों में था जिन्होंने सबसे पहले सेहत कार्ड के ऊपर काम स्टार्ट किया जब गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आई थी। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं सेहत कार्ड पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये 2-3 पॉइंट्स हैं मोटे मोटे, ज़रा सुनिएगा। बैरून मुल्क सफ़र करने वाला सेहत कार्ड पर दिल का इलाज नहीं करवा सकेगा। मरीज़ को निजी अस्पतालों में दिल का अगर इलाज करवाना है 30% खुद से पे करना पड़ेगा। 8,000 जिसका बिजली का बिल आता है वो हेल्थ कार्ड का अहल नहीं है। समझ नहीं आती कि ये मतलब जिसका 8,000 तो मिनिमम बिल है। आप एवरेज बिलिंग निकाल लीजिए, आजकल गर्मी के दिनों में वैसे बिजली आती नहीं, अगर आती भी तो 30, 40, 45 हज़ार पे एवरेज लोगों के बिल पहुंचे में, तो 8,000 पता नहीं किसका बिल आता होगा। और वो कौन सा पैरामीटर है जो जावेद साहब ने डिसाइड किया और केयर टेकर सेटअप ने डिसाइड किया। बहरहाल लेट्स सी इसकी इनसाइट्स क्या हैं, एक्चुअल स्टोरी है क्या, सारी इसको आज डिस्कस करते हैं। मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। शाहिद मलिक साहब PMS से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान चट्टा साहब YDS से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और मियाँ नवीद साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग के मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मियाँ साहब एक्चुअल स्टोरी है क्या? एक्चुअल जी है जी कि उन्होंने 1 जुलाई से ख़ास तौर पर इस वक्त जो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि पहले तो उन्होंने बैलेंस सिफर कर दिया था हेल्थ कार्ड से हर बंदे का। इनसे हमने मौक़िफ़ लिया था, डॉक्टर अली रज़ाक जो कि CEO है इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी जो इसको देख रही है, हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी, उन्होंने कहा था कि जी बजट आ जाएगा, अभी बजट उसकी वजह से जून की वजह से है। बहरहाल बजट आज मैंने बात की है, बजट आ गया है, सिफर बैलेंस ख़त्म हो गया। लेकिन अब इस वक्त गायनी और जो दिल के मरीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर सर्विसेज बंद हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी जो आपने बात की बिल इतना हो, अगर फॉरनर टूर किया तो उसको भी नहीं देंगे। उस हवाले से इन्होंने कहा था कि हम एक डाटा बनाएंगे, उस डाटा के मुताबिक या तो हम बेनजीर इनको सपोर्ट प्रोग्राम वाला ले लेंगे। हाँ। उसमें उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये नाम कम्बल नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसमें खबरें भी हैं कि हमने चलाई भी है कि बहुत सारे बंदे मरे हुए हैं और अभी वो उनके नाम पर सरकारी अफसरान लेते हैं। हाँ जी ऐसा है। और उसके बाद दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हम अपना खुद आटे वाला भी कहा था, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि जी हम अपना डाटा डेवलप करेंगे। ठीक है। डाटा बैंक वो करेंगे। अब उन्होंने कहा जी कि 4,500 जो बंदा सालाना देगा उसको हम 10 लाख का कवर देंगे और वो 30% देगा। ठीक है। 30%। और आज मैंने ऐसे बहुत सारे एक निजी अस्पताल में गया था, वहाँ पे मैंने मरीजों से पूछा, उन्होंने कुछ ऐसे मरीज थे वो कहते जी हम 30% भी देने के लिए तैयार, लेकिन हमारा आज ट्रीटमेंट शुरू करें। ठीक है। कार्डियोलॉजी का स्टंट डलवाने आए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हो रहा। यानी अभी इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके मुताबिक सारा काम इन्होंने करना है। उन्होंने कहा जी करप्शन हुई है, ऑडिट करेंगे, वो भी इन्होंने करना है। लेकिन 1 जुलाई से जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, एक तो कार्डियोलॉजी और उसके साथ गायनी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो रहा। बाकी जो शोबे हैं उनमें इलाज हो रहा है और बैलेंस भी वापस आ गया। बाकी जितने भी जिसमें यूरोलॉजी और उसमें सर्जरी। ज़रा आसान बताएं, हम 4 लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, पहले मैं सेहत कार्ड का, आप, हम तमाम लोग, आई थिंक एवरीवन वाज एलिजिबल सेहत कार्ड के लिए, क्या अब मैं एलिजिबल हूँ यहाँ बैठा? अब वो कह रहे हैं जी कि हम एक गुर्बत की लकीर खींचेंगे, उस स्लैब में जो आएगा उसको लेंगे। अब वो क्राइटेरिया आमिर मीर साहब खींचेंगे, वो पता नहीं अब कब बनाएंगे, ये वो कौन खींचेगा? वो निगरान हुकूमत डाटा तो बनाएगी। इनका तो काम ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम देखेंगे उसमें जो आपने कहा कि बिजली का बिल कितना है, मोबाइल का बिल कितना, अगर आपने फॉरनर टूर, ये सवाल हमने किया था कि आपका तो जो काम ही नहीं, आप इलेक्शन कराएं और घर जाएं।
उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जवाब ये दिया जी कि हमें बता दें हमने किसको चार्ज देना और हम घर जाने के लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ इलेक्शन करवाना है, आपने चार्ज किसी को नहीं देना। लेकिन वो कहते जितनी देर इलेक्शन नहीं होता उतनी देर तो हम जो है वो इस तरह के काम करेंगे, इस तरह की पॉलिसियां बनाएंगे। तो जिनके अपने अस्पताल हैं वो क्या कर रहे हैं फिर? जिनके अपने अस्पताल है वो, और जहाँ पे आज भी एमओ की तनख्वाह 35-35 हज़ार रुपये ले रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने एक अस्पताल का नाम लिया जी कि वो 93 करोड़ रुपए की करप्शन वहाँ पे हुई है। लेकिन मेरा सादा सा सवाल उनसे ये है मोहतरम से कि आपके राइट और लेफ्ट यहाँ पर दो सीनियर डॉक्टर बैठे हैं, चट्ठा साहब अब सीनियर हो चुके हैं, कंसल्टेंट है पूरे। मुझे ये बता दें कि जब ये सेहत कार्ड शुरू किया था, सेहत कार्ड पे करप्शन हुई, मैं मान लेता हूँ, राय साहब मान ली, लेकिन यार जो दारे थे जो उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे वो तो आपके राइट और लेफ्ट बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। आपने धड़ाधड़ प्राइवेट सेक्टर के जितने अस्पताल थे आपने पेरोल पे लिए, उनको इनरोल किया, आपने पैसे कमाए। अब आप कह रहे हैं करप्शन हो रही है। यही लोग थे जो उस टाइम पे बड़ी तारीफ करते थे। अच्छा, अब ये राय साहब सवाल ये है कि उनको तो आप ये कुछ कह नहीं रहे कि जी हम करप्शन पकड़ेंगे। एक अस्पताल का नाम भी नहीं बताया, हालांकि वो इधर ये फिरोजपुर रोड के ऊपर ही कायम है। नाम तक बताने की इन्होंने जहमत नहीं की और ये कह दिया जी करोड़ों अरबों की, बल्कि करोड़ों की नहीं अरबों की करप्शन। सवाल मेरा ये है कि अगर करप्शन हुई है तो पकड़े। जिस डॉक्टर ने 3-3 स्टंट डाले हैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दें, हमें ये कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और इनके जो लाइसेंस मनसूख करेंगे। मतलब कि ऐसा है कि मुझे समझ नहीं लग रही कि इन्होंने क्या करना है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि बैलेंस सिफर कर दिया था। मीडिया की भरपूर कवरेज, मैं मीडिया को क्रेडिट देता हूं, उन्होंने भरपूर कवरेज की और इसके ऊपर खबरें चलाई। इनको बैलेंस वापस करना पड़ा, इनको पता लगा कि यार हमसे गलती हो गई है, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। सबसे पहले इस बहस में बाद में आते हैं कि सेहत कार्ड होना चाहिए था नहीं होना चाहिए, तो इस बहस में बाद में आ जाते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब कहते हैं जी बड़ी करप्शन हुई है, स्टंट बार बार डाले गए, बिलिंग बहुत ज्यादा की, प्राइवेट अस्पतालों ने बड़े पैसे कमाए। दो कि वो आप भी प्राइवेट अस्पताल के ओनर है, इसके ऊपर करप्शन के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए या सेहत कार्ड ही बंद हो जाना चाहिए? भाई साहब अगर आप इजाजत दें जी प्लीज। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैं आपके प्रोग्राम को और इस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रिशिएट करता हूँ। ये मियाँ साहब ने मुझे कॉलमिस्ट बना दिया था। ये मेरा कॉलम छपा था आज से 1.5 साल पहले। जी ठीक है। ऊपर टाइटल क्या था? हेल्थ कार्ड हम गजर बजने से धोखा खा गए। ठीक है। मैंने इसके अंदर वो तमाम ऑब्जेक्शंस जो आज एक एक साबित हो रहा है वो इसके अंदर नरेट किया। ठीक है। सूरत यह कि अभी आपने जो जिक्र किया पहले कि करप्शन, देखें जिस मुल्क के अंदर पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हों, मतलब अमेरिका का बताता हूं आपको मैं। अमेरिका के अंदर जो सिंगल बंदा है जो $14,000 सालाना कमाएगा वो गरीब है। दो बंदे की फैमिली होगी तो $5,000 रुपये पड़ जाएगा। 14,000 सालाना डॉलर वाला गरीब है मलिक साहब वहां पे सालाना होते मैं ऐसे नहीं ऐसे $16,000 वाला गरीब तो तले चलाएंगे ऐसे तो दो सालाना मैंने महाना समझ लिए सालाना। अच्छा अब $1100-1200 यूरोप अब आगे बढ़ते जाए उनकी क्लियर पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती जाती है। यहाँ क्या है जी, यहाँ पर पॉवर्टी लाइन पहले 2008 के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो और थी, फिर एहसास आया उसकी और हो गई, आटे की और राशन की और। ठीक है। अब एक नई काम निकली है जो मैंने इसको बड़ा स्टडी किया इसके ऊपर, क्योंकि मैं इस चीज का प्रोफेसर पढ़ाता हूँ भी मैं। ठीक है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये निकला जी नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री। ओके, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री NSER, ये पूछ लीजिए इन कंपनी वालों से, ठीक है। इससे स्टेट बैंक से पूछ लीजिए कि भाई NSER है क्या। जो NSER ये कहते हैं ना उसके जो 32 पॉइंट स्कोर कर लेगा वो चला जाएगा बेनजीर स्पोर्ट बोर्ड स्कोर के अंदर। ठीक है। जो PMT 44 ये जो कह रहे हैं हेल्थ कार्ड वाला वो आ जाएगा जनाब हेल्थ कार्ड के अंदर। बात यह है कि मैं कहता हूं कि आपको यूनिवर्सल उस वक्त नहीं करना चाहिए था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर पहले आप डिसाइड करें अमीर कौन है गरीब कौन है। ठीक है। अगर देखें मुझे ये सब्सिडाइज रेट नहीं चाहिए, मैं डिजर्व नहीं करता, गरीब को चाहिए उसे दें। इशू 2 फोल्ड है। सरकारी अस्पताल के अंदर बैड गवर्नेंस है, लूट खसूट है। ठीक है। प्राइवेट के अंदर भी ये फैक्टर ऑपरेट किया। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर 1000 अस्पताल इम्पैनल्ड अस्पताल है तो उसके अंदर कुछ राजनपुर में भी होंगे, कुछ डीजी खान में भी होंगे। मेरे पास शिकायतें आई हैं, मैं PM का जनरल सेक्रेटरी हूं, कि यहां पर इन्वेस्टर कूदे, उन्होंने मार्की किराए पे ली, अस्पताल बना जी, उन्होंने सिनेमा हाउस की बिल्डिंग किराए पे ली। मेरे पास कई मिसालें आई उसकी ना। उसके अंदर उन्होंने बैठ के ये काम शुरू कर दिया और
गवर्नमेंट को हम टोटल इसको नहीं हम कह सकते, हम भी लालची लोग हैं, हमारे ऊपर भी डिफेक्ट्स हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक साहब है उनका एक अस्पताल पुराना था जी। जब ये सेहत कार्ड वाला सारे प्रोजेक्ट आए तो एक अस्पताल साथ और ऐड हुआ है उनका जी। उन्हीं दिनों के अंदर जी। अस्पताल। और मैं ये देखो गवर्नमेंट को ये चीज, ये अब सब्जेक्टिव स्टेटमेंट ही चाहिए मुझे। आप मैं मियां साहब की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन राय साहब ये कोई बुरी बात तो नहीं अगर उसने बिजनेस करके कमा लिया, बिजनेस अच्छे तरीके से किया तो इलीगल बिजनेस, गवर्नमेंट ने इजाजत दी है ना। हाँ ठीक है। इजाजत। और मलिक साहब प्रूव किसने किया? प्रूव किसने किया? मैं वही बात आपके दायरे जो हैं। मियां साहब मैं वही बात कर रहा जी जी, आप वाल ऑफ शेम बना लेते हैं, आप बंदे का उसकी तस्वीर तो लगाएं ऊपर, पूरा लेबल करेंगे जी ये कंपनी थी। पहले तो कंपनी एक सफेद हाथी है, देखे ना, पीएमए का या किसी हमारे डॉक्टर का, मैंने किसी का कारोबार नहीं इंटरेस्ट करना, कारोबार गार्ड नहीं करना, मैंने बिल्कुल ठीक है। मैंने मरीज का इंटरेस्ट, आपने उस प्रोफेशन को, मैंने उसके इश्यूज गार्ड करने हैं। ठीक है। इश्यूज क्या है? इश्यूज ये है कि मरीज है, उसे तो इलाज चाहिए, ठीक है, बाइज्जत तरीके से, किससे? बाइज्जत तरीके से। सरकारी अस्पताल के अंदर लूट खसूट है और रश इतना ज्यादा है कि बर्डन ऑफ डिजीज बढ़ता जा रहा है, और आपके प्रोसीजर वहां पे डिफेक्टिव थे। उसका ये हल नहीं था कि आप 400-400 बिलियन रुपीस गटर में डाल दें। इन्होंने गटर में डाले हैं वो पैसे। हुआ क्या है, अब ये प्रोजेक्ट सीधा सीधा कट करके 26 बिलियन पे आ गया है। 400 से 26 बिलियन। डॉक्टर साहब रुक जाए, मैं एक कॉमनर होते हुए जो सारा दिन ऑब्जर्व करता है, अस्पतालों में जाता है, लोगों से मिलता है, मियां साहब मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कॉमनर जो हम पाकिस्तानी पंजाबी है जो लाहौर का रिहायशी है कि यार जिसने कहा ये सेहत कार्ड प्रोजेक्ट बहुत गंदा प्रोजेक्ट है। हर बंदे ने चूड़ियां चुक के दुआवां दित्तियां ने जी, मेरी भैन दा डिलीवरी सी जी, मेरा जी फलाने चाचे दा स्टंट पैना सी जी, फलाने नु हार्ट अटैक होया, हर चीज फ्री हुई। मुझे ये पता है। एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि मैं फील्ड में मलिक साहब भी माशाल्लाह सीनियर है, मैं आप थोड़ा सा आपको राय देता हूँ जी, फिर आप बात कीजिएगा। मुझे मुतअद्दिद जो लोग मैसेज करते थे या फ़ोन करते थे कि जी PIC में किसी को कह दें दर्द हो रही है, और जो है ना वो, मैं उनको कहता था कि आपका सेहत कार्ड बना, उनको नहीं पता था। मैं उनको कहता था कि 8500 पे मैसेज करें। हाँ, उन्होंने मैसेज किया ID कार्ड नंबर लेके, उन्होंने कहा जी जवाब आ गया कि मैं अहल हूँ। तो मैं उनको कहता था कि आप कई डॉक्टर कर रहे थे प्राइवेट प्रैक्टिस, और वो जूनियर डॉक्टर थे लेकिन कंसल्टेंट थे। ये नहीं कि वो डॉक्टर नहीं थे, कंसल्टेंट थे, बकायदा तौर पर FCPS डिग्री की हुई थी। उनके पास भेजता फौरी तौर पर, उनकी इको करते, इको के बाद उनका जनाब फौरी तौर पर वो इलाज उनका एक स्टंट डालना या दो, उनका मैंने दर्जनों मरीजों को कराया, और वो बड़े अच्छे माहौल में। वो फिर मुझे वो कहते थे कि ये तो उनको पता ही नहीं था कि ये क्या है। और वो इसी तरह गायनी का किया है, इसी तरह मैंने दर्जनों अपने दफ्तर के लोग मैंने हर्नियों के ऑपरेशन कराए हैं, मैंने जनरल सर्जन के पास हमारे लोगों को फायदा होता है, लेकिन अब डॉक्टर साहब से फायदा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ कार्ड एक बहुत डिबेटेबल चीज़ थी। हेल्थ कार्ड वो चीज़ थी कि जो 400 अरब जब इसमें इनिशियली लगाया गया था ना, तो तब भी हम लोग इस पे एतराज़ करते थे कि आप ये जो 400 अरब लगा रहे हैं ना, आप इससे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का डेवलप कर सकते हैं। ओके, PTI के दौर में कोई एक बड़ा अस्पताल नहीं बना, कोई एक बड़ा अस्पताल। इन्होंने बहुत खूबसूरती से जितना हेल्थ का बजट था उस सब का रुख मोड़ दिया प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ। और इवेंचुअली क्या हुआ, सरकारी अस्पतालों में आपको PTI के दौर में खास तौर पे मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, आपको किसी किस्म की दवाई नहीं मिलती थी, कोई किसी मरीज के लिए टांका नहीं मिलता था, कोई किसी किस्म के सरकारी अस्पतालों के वसाइल को और बजट को कट करके इन्होंने बेसिकली एक इतना बजट हेल्थ कार्ड पे लगा दिया। PIC की बात कर रहे हैं और बाकी जितनी जगहों की बातें कर रहे हैं, सब जगहों के बजट ही जब नहीं रहे थे और कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप किया था, तो आज जो आने वाला दौर था, आज जब ये पॉलिसी बंद कर रहे हैं तो अब अस्पतालों का क्या हाल होगा। अब जो बात आती है दूसरी, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, जो बात आपने हेल्थ कार्ड की एक पॉलिसी थी, उससे लोगों ने फायदा लिया, आपने ये क्लेम कर दिया कि इससे प्राइवेट अस्पतालों ने जो भी करप्शन की, डॉक्टर्स ने जो भी करप्शन की, आप एक पॉलिसी लेके आए थे या आपको किसी पॉलिसी से इख्तलाफ था, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। या आप अगर उसको बंद करना चाह रहे हैं, आपने बंद करना है हेल्थ कार्ड, आप ओपनली आके बताएं कि आप क्यों बंद कर रहे हैं। आपने आके चार्जशीट खोल दी, आपने अस्पतालों के खिलाफ आपने चार्जशीट खोल दी। मेरी रिजर्वेशन एक है, आमिर मीर साहब का एक जुमला, ये मियां नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, हमें इससे मतलब ये that was the tone, that was the literal, that was the tone। और भाई एक तरफ कहते हो कि प्रोजेक्ट ही अच्छा नहीं है,
एक तरफ कहते हो कि बंद करना है, एक तरफ कहते हो करप्शन हो रही है, दूसरे पास से कहते हो मियां नवाज शरीफ का देखिए प्रोजेक्ट। इन्होंने जो इल्जामात लगाए वो सारे के सारे, मैं समझता हूँ जावेद अकरम साहब ने उस टाइम शायद वो जोश खताबत में बहुत सारी बातें कर दी कि कार्डियक सर्जरी जो है दिल के बाईपास के ऑपरेशन मेडिकल ऑफिसर कर रहा है, और काफी एक एक स्टंट की जगह तीन स्टंट जाने जा रहे मेडिकल हैं। ऑफिसर वो जो उन्होंने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की हुई है, वो मैं- आपके आप हजारों मेडिकल ऑफिसर सरकारी अस्पतालों में हैं जिनको आगे प्रमोशन नहीं मिल सकी, लेकिन वो नहीं मियां साहब वो के कार्डियोलॉजिस्ट specialist होते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट होते तो हैं उनको medical नहीं officer उन्होंने कहा दिल की सर्जरी। आपने मैं देखें complete कर- आपने जो चार्जशीट, आपने हेल्थ कार्ड बंद करना है, आप ओपनली बंद करें, आपके हमारे पास बजट नहीं है इसलिए हम हेल्थ कार्ड बंद कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो आपने चार्जशीट डॉक्टरों के खिलाफ लगा दी, तीन स्टंट डाल रहे हैं, आपने कोई भी एंजियोग्राफी कर ले आए ना, उसका उसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड दे दे, मौजूद है, रिकॉर्ड दे देना, आप उसका रिकॉर्ड हेल्थ केयर कमीशन में उसकी एक सीडी जाती है, आप CD उधर से देखी निकलवा जाती लें। है, डॉक्टर और बैठते हैं, उसके CD देखी अलावा जाती इन्होंने कहा जी गैर जरूरी एंजियोग्राफीज होना शुरू हो गई हैं। स्टंट सर खत्म हो गए पाकिस्तान। गैर जरूरी क्या, गैर जरूरी किसी के पुराने बच्चों के स्टंट C-section एक्सपायर डाले गए, पता नहीं कुछ इसके साथ C-section भी क्या गैर जरूरी होते हैं। ये आपने हेल्थ कार्ड बंद करना था, आप उसका जो भी आपके पास बजट नहीं है ये बात आवाम को बताएं ताकि आवाम को पता चले। चेयरमैन सेनेट और बाकी सब अयाशियों तनख्वाहें बढ़ के लिए, ब्यूरोक्रेटों के लिए आपने 100 अरब 100 करोड़ की जो है ना वो आप गाड़ियां हर महीने मंगवा रहे हैं, और गरीब को देने के लिए आप जब चौथे दिन आप कह देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो जो पॉलिसी है जो भी मसला है उसको ओपनली आवाम के सामने लेके आए। Fair enough. ये पॉलिटिकल स्टंट्स मार रहे हैं जनाब, ये सारे पॉलिटिकल। लेकिन यहाँ पे वाईडीए को भी जाना चाहिए ना, मिनिस्टर साहब से मिलना चाहिए कि भाई डॉक्टर का की कसूरी सानू को सर हम तो पहले हमने इस पे बड़ा मौकफ दिया बिल्कुल शदीद के डॉक्टर्स को आप इस चीज से साइड पे रखें, अपने पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, आपकी जो भी गिमिक्स पॉलिटिकल व्यूज है आप उनको लेके आए, लेकिन इसमें डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, आप उसको नहीं चला सकते, आप ओपनली आवाम को आके बता दें। चट्टा साहब और मलक साहब उन्होंने लिस्ट नहीं दी इसमें, मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल किया था कि कितने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये किया है। 3 स्टंट डाले हैं, आप लिस्ट प्रोवाइड करें। प्रोवाइड करें, मियां साहब public ये करें, कि public हम करें। नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा जी एक अस्पताल है उसने 93 करोड़ रुपया जो है ना वो कमाया, हम उसका नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं नाम ले सकते भाई, किसी के बाप का पैसा है या मुल्क कौम का पैसा है, आप बताएं जिसने 93 पता करोड़ लगे की भाई आप ही पार्टनर रोड पीछे बैक कर जिसने भी किया आप उसको सामने लेके आए। खुद भी तो पार्टनर एंड में निकल आते हैं ना सारे, कोई 10% हर पास से शेयर अपना भी तो निकल आता है। शाहिद साहब अगर हर पास से स्टेक होल्डर आप ही नहीं, ठीक कौन एक करेगा? आपको शायद मलक साहब ने नहीं अस्पताल बनाया, बाकी सारी दुनिया मैंने नहीं बताया, मैंने आपको बताऊं कि हालांकि ये खुद जब मैं डॉक्टर हैं। रिटायर हुआ, माशाल्लाह रिटायरमेंट होने के बाद ये जो कंपनी जिसका मियां साहब ने जिक्र किया जी। हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी, जी, मैं नॉमिनेट हुआ था वन ऑफ द डायरेक्टर्स। ओके, मैं 8 या 9 डायरेक्टर थे, एक मैं भी था। पहले दिन मैंने 3 मीटिंग अटेंड की, मैंने क्वेश्चन रेज किए, लॉजिकल क्वेश्चन इनकी पॉलिसी के ऊपर, तो वो तो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं थे। उसके बाद आपको अलग होना पड़ा। नहीं, मैंने पूरा रिजाइन करना, मैंने रिजाइन कर दिया। फिर मैंने कहा जी मैं ये इसका ऐसा नहीं बन सकता, फिर ना ये पॉलिसी गलत है भाई, आपने करना करें। ये चट्टा साहब की बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिसी यूनिवर्सल गलत थी। सरकारी अस्पताल को आप सरकारी अस्पताल का गला काट के एक प्राइवेट सेक्टर को मजबूत नहीं कर खड़ा सकते। कर रहे थे, साथ पैरेलल सिस्टम। पैरेलल हेल्थ सिस्टम, एक एचएफओ, डीएफओ, पीएमओ, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग खुला हुआ है। बात यह है कि या तो लाइन खींचनी पड़ेगी सर, प्राइवेट सेक्टर अलग, सरकारी अलग। और इस रियासत के अंदर, हमारे जैसे मुल्क के अंदर, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रीटमेंट, फिर ना उसे देना है। तालीम से तो देनी है ना। ये और दोनों चीज को ट्रेड, ये दोनों प्रोफेशन, तालीम और सेहत, ये ट्रेड नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ third world ट्रेड बनता countries जा में रहा यही तो ट्रेड होती है। यहाँ ट्रेड बनता जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यही तो सबसे और बड़ी स्टेट ट्रेड बनाती है, स्टेट बनाती है। क्योंकि खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, रिस्पांसिबिलिटी ले नहीं सकते, साथ पर अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, लोग उसको क्या इट इज द केस। और डॉक्टर साहब इस पे मुझे जाती तौर पे आज भी लगता है कि अगर जहाँ की स्टेट का फेलियर था, मैं सरकारी अस्पताल में जाते हुए डर लगता है यार, लाइना, मतलब आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लाइनें, और फिर वो जहाँ जो सफाई का वहाँ पे हाल है, जब तक कोई रेफरेंस नहीं है आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। हेल्थ कार्ड पे बड़े कॉन्फिडेंस से आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। फिर किसका फेलियर है? स्टेट का फेलियर है। अच्छा, इस पे मैं बार बार वही बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इन द लॉन्गर रन इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो सरकार के लिए आपके पास सरकारी अस्पताल ही होने चाहिए, उन्हीं को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि वहां पे किसी बंदे को आते हुए ये डर ना हो कि मैंने वहां पे जाना है तो मेरे पास सिफारिश नहीं है, मेरा इलाज नहीं होगा। वहां पे किसी बंदे को ये डर ना हो कि मैंने जाना है तो मेरे साथ एक ही बेड पे मेरे बच्चे के साथ 4 बच्चे और होंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि जी सरकारी अस्पताल नहीं बने गवर्नमेंट में गए। वो मुझे ये पता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हाफजाबाद को मिला था, मेरे नेटिव एरिया को, 400 बेड का अस्पताल स्टार्ट हुआ था, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी। कल रात भी मुझे किसी ने वहाँ से कुछ डिटेल्स भेजी है जी कि वो 400 बेड के अस्पताल को कट लगा के
मौजूदा केयर टेकर सेटअप 200 बेड का कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अब कल को बैठ के हम इनके ऊपर जब तनकीद करेंगे, क्या है केयर टेकर, तो भाई केयर टेकर था तो तुम्हारा काम ही नहीं था ना कट लगाना, यू वर नॉट देयर कि आप इस तरह के डिसीजन ले सकते भाई। आप तो रखवाले आए थे, एक सेटअप के रखवाले आए थे, रखवाली करते और आगे जाते। ट्रू। वो 400 बेड के अस्पताल को कट लगा के 200 का कर रहे हैं उसमें आगे। और अब कल को हम यही कहेंगे कि भाई हाफिजाबाद को कुछ नहीं मिला था भाई, गुजरावाला को कुछ नहीं मिला था भाई, सरकार ने किया कुछ नहीं आके। इवेंचुअली हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात के साथ तो कोई हुसूसी दुश्मनी भी है इनकी, ये तो आप परवेज लाई साहब थे ना, ये तो आपको भी थोड़ा सा अंदाजा है ही। लेकिन जो हेल्थ के मामलात हैं, यकीन करें अगर ये अपने सरकारी अस्पतालों को बेहतर नहीं करेंगे, आप ये देखें 5 साल के अंदर आबादी कितनी बड़ी है, और अभी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आपको कोई ऐसा बेड नहीं मिलेगा जहां पे आपको एक मरीज मिले। राय साहब, ये कार्डियोलॉजी का जो बंद करवाया गया ना, ये कुछ प्रोफेसरों ने करवाया। अंदर की खबर मैं आपको देता हूँ। बुनियादी तौर पर जूनियर डॉक्टर जो कंसल्टेंट थे ना, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल पड़ी थी। ओके, वो ज़्यादा इनकम कमा रहे थे उसकी निस्बत जो प्रोफेसर पुराने प्रोफेसर थे। और पुराने प्रोफेसरों ने, ये मुझे खबर है मेरे पास कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को कुछ दिन पहले मिले हैं, उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी है। ये सारा कुछ जो बताया गया कि 3-3 स्टंट डाले गए, ये सारे उन्होंने बताया वज़ीर-ए-आला को। और उसके बाद उन्होंने कार्डियोलॉजी, जावेद अकरम साहब ने उन्हीं से सवाल का इसका जवाब लेते हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र आपकी। जावेद साहब, अभी रिसेंटली मियां नवीद साहब स्टूडियो में हैं, इनके पास एक खबर है, इनको ऑब्वियसली यंग डॉक्टर्स या कहीं से जो भी सोर्स है उनका कहीं से कोट की गई होगी कि यंग डॉक्टर्स की प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर थी, तो प्रोफेसर्स का ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इस पे आके ये सारा जो कार्डियोलॉजी में प्रोफेसरों ने बंद कराई है वज़ीर-ए-आला को कह के ये हेल्थ कार्ड कार्डियोलॉजी में। जी जावेद साहब, कमेंट करना चाहेंगे प्रोफेसरों की? मेरे ऐसी नहीं है। देखें, जो असल चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसका कोई 145 अरब रुपए का इसका है जो रिक्वायरमेंट। अगर हम उसी तरह ही चलते रहते जैसे चल रहे थे, और उसका मतलब है कि 1.25 करोड़ रुपया हर घंटे पे चाहिए, तो कोई तकरीबन 27 करोड़ रुपया एक दिन का। और जो हो रहा था वो इस तरह था कि हमारे पास यहाँ तो हम अपने हॉस्पिटल्स को चलाते, उस पर पैसे लगाते हैं जो थोड़े बहुत बने हुए थे और नहीं बन पा रहे थे, जैसे निश्तर 2 या रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या डीजी खान का कार्डियोलॉजी सेंटर, या इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो इनकम्प्लीट थे, जिनको हम चाहते थे कंप्लीट करें, और दिन रात अपने काम करा रहे हैं। इसी तरह बहुत से हॉस्पिटल की कोशिश की, जैसे में गए थे। पैनल ऑडियो का कोई इशू है, प्लीज जरा दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा डॉक्टर साहब। आपके प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी खबर दी, ये पहले बात कर गए, बिल्कुल ठीक बात कर दी उन्होंने। और ये मैंने जो खबर आपको बताई है ना कि प्रोफेसरों ने बंद कराया, उसके बाद प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने बता दिया कि असल बात बता दें। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने, आप ये बात उस दिन क्यों नहीं करते? आपने उस दिन ये कहा, आपने उस दिन ये कहा कि जो है वो डॉक्टर, थोड़ा सा मजीद आउटलाइन इसकी दे दें। जो खबर थी जिसपे चट्टा साहब बात कर रहे थे, शाहिद साहब बात कर रहे थे, मियां साहब बात कर रहे थे कि आपके पास बजट नहीं है तो कम ओपन, कम विद क्लीन हैंड्स, कि हमारे पास बजट नहीं है हम बंद कर रहे हैं। इसको पहले वो रखा गया था, छुपा हुआ था, ये एक हिडन था, तो इसके गिर्द पॉलिटिक्स हो रही थी। लेकिन जावेद अकरम साहब ने हमारे शो में अभी बात करते हुए कह रही है हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम सेहत कार्ड को, हेल्थ कार्ड को कंटिन्यू कर सकते। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो मैं उस तरफ वापस आ रहा था, मैं दूसरे सवाल पे वापस इस पे आ रहा था, मैं इस पे वापस आ रहा था कि प्लीज नेम दोज हॉस्पिटल्स जहां ओवर बिलिंग हुई है, प्लीज नेम दोज डॉक्टर्स के जो अहल नहीं थे और उन्हें स्टंट डाले। बताइए जो प्रोफेसर साहब सीएम को मिले हैं निगरानी, अच्छा इसमें ओवर मैं उस पे भी आ रहा था, लेकिन वो आगे ट्राई करें ना एक दफा। अच्छा राय साहब, इसमें ट्राई कीजिएगा दोबारा। इसमें ओवर बिलिंग नहीं हो सकती। वैसे हेल्थ कार्ड का जो मॉडल था ना, उसमें अगर किसी का कोई भी प्रोसीजर होना था, इंश्योरेंस कंपनी खुद बैठी थी भाई, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती थी, वो उतनी अमाउंट ही आनी थी, तो ओवर बिलिंग का कोई कांसेप्ट नहीं था। इंश्योरेंस कंपनी राय साहब, अगर करप्शन हुई है तो हम डिफेंड नहीं करें, इंक्वायरी करें, पकड़े उनको, इंक्वायरी करें, बिल्कुल। डिफेंड कौन करता है कि यहाँ पे कोई डिफेंड नहीं करेगा? बाकी ये जितने गायनी में क्या मसला हुआ?
गायनी में क्या अब मसला वापस था? कनेक्ट हो जाए तो मतलब उन्होंने कहा जी गैर जरूरी स्टंट्स डालेंगे, गायनी का बता दे। गैर जरूरी गाने का ऐसा गैर जरूरी बच्चे पैदा हुए फिर हो सकता है। मैं बताता हूँ उसको। जावेद साहब आगे आगे मास्टर। जावेद साहब, एक तो हमें ये प्रोफेसर वाली मीटिंग का बता दीजिए कि कुछ प्रोफेसर्स की मौजूदा सीएम साहब से मीटिंग हुई थी। सेकेंडली सर प्लीज उन हॉस्पिटल्स का नाम लीजिए जहां पर ओवर बिलिंग हुई है, जहां पर स्कैम्स हुए हैं। और एक चीज और बताइए कि क्या आप लोग इंक्वायरी की तरफ जा रहे हैं? आप लोग उन हॉस्पिटल्स की, प्रोफेसर्स की इंक्वायरीज करेंगे? एक एक करके बता देता हूँ। जी। देखिए मैंने कर रहा था लाइन का था, बजट इसको चाहिए तकरीबन 148 अरब रुपया, जो कि मुमकिन नहीं है कि हम हॉस्पिटल्स भी चलाएं और इधर भी फीड करें। और जो डिज़ाइन किया गया था जब पीटीआई के गवर्नमेंट में, उस वक्त डिज़ाइन ये था कि 24 अरब सरकारी हॉस्पिटलों ने कमा के देना था, जो इसको शेयर करना था, जो नहीं हो सका, सिर्फ 3 अरब रुपया किया। और नंबर 2, देखें बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे जो लाइसेंस भी नहीं है, जहाँ पे जो कैथ लैब लगी हैं वो अहल ही नहीं है उसके कि वो लगाए थे, या उन्होंने अप्रूवल नहीं है, या उनके पास लोग नहीं हैं उस किस्म के जिन्होंने ये इंटरवेंशन करनी है। इनकी भी लाइसेंसिंग होती है और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आई। कुछ हॉस्पिटल में ये देखें जो सी सेक्शन है वो 90% सी सेक्शन हो रहा है, 10% हेल्थ कार्ड पे नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं। हालांकि ये उल्ट होना चाहिए, तकरीबन 20% सी सेक्शन होना चाहिए। और इसकी बिल्कुल फाइनेंशियल ऑडिट भी हो रहा है, इसका क्लिनिकल ऑडिट भी हो रहा है, और इसकी तमाम जो चीज़ें हैं उनके इंशाल्लाह अभी तो कल ही शुरू हुआ है सारा ऑडिट वगैरह होना, क्योंकि जैसे ही हमने खुद इंटरनल जब इसकी इंक्वायरी की तो उसमें ये बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी हमें। एक तो यही प्रॉब्लम थी कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और कॉस्ट सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रही थी। और जहाँ तक आपकी मीटिंग का कोई आप कह रहे हैं, वो मेरी टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मैं कोई ऐसी मीटिंग का हिस्सा था जहाँ पे ये बात हुई है कोई सीनियर की या कोई ऐसी हुई है। सर कुछ हॉस्पिटल्स के नाम जो आपके अभी इनिशियल ऑडिट में आए हैं कि जहाँ बहुत ओवर बिलिंग हुई है या स्कैमिंग हुई है? आज तो शुरू हुआ है सर, आज शुरू हुआ है। आज हेल्थ केयर कमीशन को भी भेजा गया लेटर, और मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ यहाँ साहब से, आज भेजा गया है। और आज ही KPMG और जो डेटा आप लोग कंपाइल करने जा रहे हैं सर वो कब तक हो जाएगा? जिसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्ते में हो जाना चाहिए। वो मतलब आप लोग डिफाइन कर लेंगे 2-3 हफ्ते के बाद कि कौन डिजर्व करता है हेल्थ कार्ड, कौन नहीं करता? जी वो देखें, हमने नहीं डिजर्व करना, हमने ये 2-3 चीजें देखनी है। एक तो कौन से ऐसी जगह पे प्रोसीजर्स हो रहे थे जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। मसलन इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है पिक्स, पाकिस्तान इंटरवेंशन कार्डियक सोसाइटी, उसने लाइसेंस देना होता है और फिर हेल्थ केयर कमीशन ने विजिट करना होता है ताकि वो देखे, और उसको लाइसेंस करना होता है, जैसे हॉस्पिटल का लाइसेंस है, इसका भी लाइसेंस है। तो वो ये सारा डाटा कंपाइल हो रहा है कि कहाँ कहाँ से रीइंबर्समेंट्स आ रही हैं, रीइंबर्समेंट्स के क्लेम आ रहे हैं, क्या वो इसके अहल थे नहीं थे, क्या स्टेंट 1 डाला 2 डाला, वो तो पता लग जाएगा ना जी रिकॉर्ड से हमें। तो ये चीज़ें सारी देखी जाएंगी, पूरा ऑडिट हो रहा है, फाइनेंशियल भी और परफॉर्मेंस ऑडिट भी, क्लिनिकल ऑडिट, और वो डेफिनेटली आपसे शेयर होगा। साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन आपने आज का शो देखा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अकाउंटेबिलिटी हर अस्पताल, हर उस डॉक्टर की होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई भी एलिगेशन है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही तब चाहिए थी कि जब कोई सबूत हाथ में आगे होते। जावेद अकरम साहब कह रहे हैं अभी कल तो हमने ये सारा स्टार्ट किया है, तो सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जानी चाहिए थी। इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिया गया, बहुत सारे अस्पताल हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान उठा दिया गया, हिंट्स भी दे दिया गया जी फलां रोड के ऊपर फलां अस्पताल है। हम तो वो जानते हैं जो लाहौर के रहने वाले हैं कि उस रोड के ऊपर कौन सा अस्पताल है। बेहतर होता कि कुछ सॉलिड हाथ में होता, डॉक्यूमेंट को प्रूफ होते साथ, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती। बहरहाल एक चीज़ सबसे बड़ी आज के शो में हमें यहाँ हो गई कि सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड को बंद करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि बजट ही नहीं था, उसको बस सियासी रंग फिर कुछ भी दे लिया जाए, वो एक अलग से कहानी है। मौजूदा सेटअप ने जो बजट बनाया उसके अंदर हेल्थ कार्ड के लिए कुछ एलोकेशन ही नहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।